हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले हमने 11th के पार्ट 1 के टोटल 5 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं और वो सारे के सारे बेसिक चैप्टर्स हैं जो आपको फिज़िकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूज़फुल होंगे। आज हम जो चैप्टर नया स्टार्ट करने जा रहे हैं ये आपके 11th के पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 12 है, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। जैसा कि आपको यहाँ पर ये टाइटल दिख रहा है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे बेसिक चैप्टर है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे ख़ुद भी ये चैप्टर पढ़ाने में जो है बहुत इंटरेस्ट आता है क्योंकि मेरा ख़ुद का जो स्पेशल सब्जेक्ट है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने मास्टरेट किया हुआ है, तो ये चैप्टर मैं आपको जो है बहुत ही अच्छे तरह से जो है पढ़ा सकता हूँ और इसकी बेसिस पर जो एप्लीकेशंस आपको आगे के चैप्टर्स में मिलने वाले हैं, जो 12th के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको पूछे जाएंगे, वो है हैलोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस एट्सेट्रा। तो इसके जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक टॉपिक्स हैं। आप इसकी अगर अच्छी तरह से स्टडी करोगे तो फिर आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी नहीं रह जाएगा, बहुत आपको जो है ईजी लगेगा। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको इस चैप्टर को जो है बहुत ही फुल कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करना है। इसके जो एक एक टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। हर टॉपिक का एप्लीकेशन आपको आगे किसी न किसी चैप्टर के अंदर जो है मिलने वाला है। तो ये चीज़ जो है सबसे ख़ास तौर से आपको जो है नोटिस करना है कि इस चैप्टर को बहुत इजी में नहीं लेना है आपको, इसके ऊपर जो है फुल कंसंट्रेशन देना है और फुल प्रैक्टिस करना है इसकी। इसके अंदर जो कंसेप्ट दिए गए हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स की आपको जो है बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना है। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट डज़ इट मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके पहले हमने जो फर्स्ट चैप्टर स्टडी किया था, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री हमने स्टडी किया था। उसके अंदर जो है एक ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टडी किया था। आज हम इसको डिटेल में देखते हैं कि व्हाट डज़ इट एक्चुअल मीन्स बाय केमिस्ट्री। तो सिंपली एक लाइन में हम इसको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है डिफाइन करेंगे, इट इज़ द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। बस सिर्फ एक लाइन के अंदर आपको ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है डेफिनेशन मिलेगी। तो आप देखिए कि बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस हमारे सामने होते हैं, उसको जनरली हम जो है 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। एक टाइप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरी टाइप होती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए बस ये एक पॉइंट जो है आपके लिए काफ़ी है कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है या वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, दीज कंपाउंड्स आर नथिंग बट ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो कंपाउंड मिनरल सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं आप उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि ह्यूमन बीइंग्स की जो बेसिक नीड्स है, जो 3 फंडामेंटल और बेसिक नीड्स है, जिसको हम फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग्स कहेंगे, ये 3 इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल या बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसको फुलफ़िल करती है। तो आप देखिए कि हम खाने पीने के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, डेली हम जो डाइट यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ऑयल्स, इसी तरह से विटामिन्स एट्सेट्रा। तो ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑयल्स एंड विटामिन्स, ऑल दीज आर दी कार्बन कंपाउंड्स। तो ये जो है कार्बन कंपाउंड हमारे फूड मटेरियल के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं, जो डेली हम कंज्यूम करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक नीड जो फूड की है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमको सप्लाई करती है। उसके बाद शेल्टर, हम जिस घर में रहते हैं वो घर को बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ होते हैं, वो सारे के सारे मटेरियल जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आप देखिए फर्नीचर के अंदर हम वुडन मटेरियल यूज़ करते हैं। वुडन मटेरियल जो है ये कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद जो है उसके कवरिंग के लिए हम लेदर वगैरह या दूसरे कोई जो है क्लॉथिंग्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो सब के सब जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। उसके अलावा हम जो है दीवारों पर और जो है फ्लोर पर जो हम रूफ़ पर जो है कलर करते हैं, तो वो पेंट या कलर जो होता है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है।
तो इस तरह से जो है शेल्टर जो हमारे घर के लिए हम उसको जो है कंसिडर करेंगे तो इसके बनाने में और इसके जो है डेकोरेट करने में बहुत सारे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं। और लास्ट जो है क्लॉथिंग्स है, हम जो कपड़े पहनते हैं और जो अदर क्लॉथ जो हम यूज़ में लेते हैं वो सब के सब जो है किसी न किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो है बने होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कॉटन की क्लॉथेस लीजिए तो कॉटन इज़ एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आप उलन कपड़े अगर लेते हो तो उलन इज़ द एग्जांपल, ऊल इज़ द एग्जांपल ऑफ प्रोटीन, तो ये प्रोटीन के अंदर जो है आता है। इसी तरह से जो है कॉटन है, जूट है, ये सब के सब जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग्स, these three are the basic human needs which are easily और very strongly fulfilled by the organic compounds। और एक बात यहाँ पर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ कि प्रोटीन्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो है मोस्ट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं उसके अंदर आपको जो है प्रोटीन्स मिलेगा। जैसे कि प्रोटीन हमारे ब्लड के अंदर मिलेगा, स्किन के अंदर मिलेगा, नेल्स के अंदर मिलेगा, इसी तरह से हमारे जो हेयर्स होते हैं इसके अंदर भी जो आपको प्रोटीन मिलेगा। और इसके अलावा भी हमारे बॉडी के बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर जो है किसी न किसी टाइप का जो है प्रोटीन आपको मिलेगा। तो प्रोटीन्स आर दी फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ आवर बॉडी और दीज आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। तो हम ये बात जो है सिंपली कह सकते हैं कि विदाउट प्रोटीन लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। हम जो है अर्थ पर जो है हम जो लाइफ सस्टेन करते हैं दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और उसके अंदर ख़ास तौर से आप जो प्रोटीन देखोगे तो प्रोटीन हमारे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाइटल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। हम यहाँ पर जो एक सेंटेंस जो है कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाइटल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। Organic compounds are vital for sustaining life on earth। अर्थ प्लेनेट पर जो लाइफ होती है वो ख़ास तौर से इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से होती है। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच वी ईट, विच वी वियर और विच वी यूज़ आर मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें जो है आप देखिए कि जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है जिसके अंदर, तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो डीएनए के अंदर होती है, दिस डीएनए इज़ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये भी जो है एक तरह का जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। या फिर सिंपली आप देखिए कि प्रोटीन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे जो हमारे ऑर्गन्स के अंदर जो है प्रोटीन होता है, डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ द प्रोटीन होते हैं। उसके अलावा जो है बहुत सारे मटेरियल्स के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि क्लॉथिंग्स है, फ्यूल है, पॉलीमर्स है, डाइज़ हैं और मेडिसिन्स हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम एक जगह से दूसरी जगह जो है कहीं जाना होता है, हम कोई ना कोई व्हीकल यूज़ करते हैं। उस व्हीकल को चलाने के लिए जो फ्यूल यूज़ होता है, दोज फ्यूल्स आर जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि पेट्रोलियम है, डीजल है और भी बहुत सारे कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, सीएनजी हम जिसको कहेंगे, या फिर एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। तो ये फ्यूल के तौर पर जो है हम इसको यूज़ करते हैं। हमारे घरों के अंदर किचन के अंदर जो खाना बनाने के लिए जो गैस यूज़ होती है दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसी तरह से जो बहुत सारे पॉलीमर्स हमारे लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप देखिए कि बहुत सारे पॉलीमर के जो कपड़े हम जो है पहनते हैं, जैसे कि आप देखिए कि पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ पॉलीमर। इसी तरह से जो है आप जो है पॉलीविनिल क्लोराइड देखिए, तो इसके जो है बहुत सारे मटेरियल्स बनते हैं जो हम अपने घरों के अंदर यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो पॉलीमर के फॉर्म में हम जो है डेली हम अपनी लाइफ के अंदर जो उसको यूज़ करते हैं। तो साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अबाउट 200 ईयर ओल्ड। ये जो है 200 साल जो है पुराना है। अगर आप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की साइंस को अगर डीप में स्टडी करो तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत पुरानी जो है साइंस है। अबाउट 1780 इस ईयर में जो है साइंटिस्ट और केमिस्ट बिगेन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इन लोगों ने जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है डिस्टिंग्विश करना शुरू किया और ये देखा कि जो एनिमल
या प्लांट सोर्स से जो सब्सटेंसेस को जो है ऑब्टेन किया, दो सब्सटेंसेस आर नेम्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसी तरह से जो सब्सटेंसेस को मिनरल सोर्स से ऑब्टेन किया, दो सब्सटेंसेस वेयर क्लासिफाइड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस तरह से जो है ये केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये बहुत ही पुरानी चीज़ है। तो इस तरह से जो है दो इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट्स हमारे सामने कंपाउंड्स के आते हैं। अगर एनिमल या प्लांट सोर्सेज से कोई चीज़ ऑब्टेन की गई है और उसके अंदर इम्पॉर्टेंट आप देखिए कि कार्बन जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है, तो आप उसको जो है सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहिए। और जिन कंपाउंड्स के अंदर जो है कार्बन प्रेजेंट नहीं है, सच कंपाउंड्स आर सेड टू बी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये बात जो है ध्यान रखिए। तो बर्जेलियस जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट था, प्रोपोज दैट वाइटल फोर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बर्जेलियस नाम के केमिस्ट ने जो है ये बात बताई लोगों को कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए, उसको फॉर्म करने के लिए कोई ना कोई ऐसी ताकत है, एक वाइटल फोर्स है, यानी इसको जो है सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। उसने ये सीधी सीधी बात जो है समझाने की कोशिश की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये इसको बनाने के लिए, इसको फॉर्म करने के लिए कोई ना कोई एक फोर्स जो है इसके पीछे जो है काम कर रही है। लेकिन आप देखोगे कि इसका ये जो नोशन था, इट वाज रिजेक्टेड इन 1828 व्हेन एफ वोहलर सिंथेसाइज्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। तो ध्यान रखिए, बर्जेलियस ने क्या कहा कि देयर इज द वाइटल फोर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन आगे चलने के बाद जो है इसका ये नोशन जो है रिजेक्ट कर दिया जब एफ वोहलर ने जो है एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फॉर्म किया, दैट इज़ यूरिया। तो देखिए अमोनियम साइनेट का जो फार्मूला है NH4CO। एफ वोहलर NH4CO, दिस इज अमोनियम CNO, NH4CNO, दिस इज अमोनियम साइनेट। इस अमोनियम साइनेट को इसने क्या किया, हीट किया, और हीट करने के बाद उसने एक कंपाउंड फॉर्म किया NH2C+O NH2 एंड दिस इज़ कॉल्ड एज यूरिया। तो यूरिया के मैन्युफैक्चर के बाद ये लेबोरेटरी के अंदर जो है सिंथेसाइज हुआ। तो उसके बाद जो है बर्जेलियस का जो एक कंसेप्ट था कि सम वाइटल फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये यहाँ पर जो है ख़त्म हो गई। फिर आगे चलने के बाद आपको जो है बहुत सारे जो है और मॉलिक्यूल जो मिलेंगे, जैसे कि कोब ने 1845 के अंदर एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया। कोब 1845 प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड इन द लेबोरेटरी। इसी तरह से और आगे बर्थेलॉट नाम के साइंटिस्ट ने 1856 के अंदर इसने जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म किया जिसको हम मीथेन कहेंगे। तो बर्थेलॉट in 1856 प्रिपेयर्ड मीथेन। तो ऐसे बाद में जो है देखा जाए तो बहुत सारे जो है सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यहाँ पर जो है हमारे सामने मौजूद है। तो आज देखोगे कि मिलियंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो नंबर है वो मिलियंस में है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये आपको नेचुरली ऑकरिंग मिलेंगे और बहुत सारे कंपाउंड जो है आपको सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। तो इस तरह से जो है आपके पास में जो है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जो मिलियंस ऑफ द नंबर्स में है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखोगे कि अब यहाँ पर ये चीज़ जो है सामने आ गई कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, और इसकी सिंथेसिस के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एक बेस्ट एग्जांपल मिलती है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। तो यूरिया देखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अमोनियम साइनेट जो है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरह से जो है इसके मैन्युफैक्चर के अंदर बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। नाउ विल प्रोसीड टुवर्ड्स द टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन। कार्बन की जो है टेट्रावैलेंस, यहाँ पर आपको जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने में
बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होगी। तो देखते हैं कि हाउ डज दिस टेट्रा वैलेंस ऑफ कार्बन अराइजेस। टेट्रा वैलेंस ऑफ कार्बन, इसके अंदर हम देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स के जो शेप्स होते हैं वो क्या होते हैं और किस तरह से होते हैं। तो लुक हियर, शेप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, शेप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो लुक हियर, द नॉलेज ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट्स of molecular structure helps us the understanding and predicting the properties of organic compounds। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसके जो शेप्स हैं, ये मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको स्टडी करने में जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो है अंदर आप देखोगे कि इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जो होता है वो कार्बन होता है। तो ये कार्बन जो है टेट्रावैलेंट होता है। इस तरह से देखिए, अब चाहे ये सिंगल कार्बन हो या इसके साथ में और भी अदर कार्बन अटैच हो, हर जगह पर कार्बन की वैलेंसी आपको जो है 4 मिलेगी। तो ये 4 वैलेंसी कैसे आएगी, मैं आपको यहाँ पर जो है सिंपल बताता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगी 1s2 2s2 2p2। दिस इज़ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देखिए कि 2s और 2p जो है ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। तो मैं इसको यहाँ पर जो ऑर्बिटल डायग्राम आपको शो करता हूँ। तो आप देखिए 2s ऑर्बिटल के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p ऑर्बिटल के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड है और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है सिंगल सिंगल है। तो ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन है। तो आप क्या कीजिए कि इसकी जो है एक्साइटेशन कीजिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल गेट प्रोमोटेड टू वैकेंट 2p ऑर्बिटल। तो आपको जो है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की इस तरह से मिलेगी। दिस इज़ 2s1 एंड 2p3। तो इस तरह से आप देखिए टोटल 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर प्रेजेंट है और इस वजह से हम यहाँ पर जो है कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक बात जो ख़ास तौर से ध्यान रखिए, फॉर्मेशन एंड शेप्स ऑफ द मीथेन, ईथीन एंड इथाइलिन आर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि टेट्रा वैलेंस ऑफ कार्बन को समझने के लिए आपको जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है मालूम होनी चाहिए और साथ ही साथ जो है उसके अंदर जो है किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, कितने ऑर्बिटल जो है इसके अंदर हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। तो आप देखिए कि कार्बन के अंदर जनरली s और p ऑर्बिटल जो है इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। एंड बाय यूजिंग दीज 2 ऑर्बिटल्स वी गेट हियर sp3 sp2 एंड sp। 3 टाइप की हमको जो है हाइब्रिडाइजेशन मिलती है। sp3 के अकॉर्डिंग हम जो है अमोनिया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। sp2 के अकॉर्डिंग हम ईथीन या इथाइलिन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड बाय यूजिंग sp हाइब्रिडाइजेशन वी कैन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन और एसिटिलीन मॉलिक्यूल। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से जो आपको नोटिस करना है कि अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कोई भी कार्बन कंसिडर करते हो तो उसके अंदर जो है ये बात का आपको जो है ख़ास तौर से जो है नोटिस करना है कि उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। तो एक सिंपल बात मैं आपको बता दूं कि अगर जितने भी कार्बन आपके पास में है वो सब के सब सिंगली बॉन्डेड हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दैट कार्बन अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर इस कार्बन कंपाउंड के अंदर कहीं पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वी कैन से दैट कार्बन विच इज़ डबली बॉन्डेड इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और कहीं पर आपको जो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो वो दोनों कार्बन जो ट्रिपली बॉन्डेड हैं वो दोनों की हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगी sp। तो ये सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने बता दिया कि कौन सा कार्बन जो है किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो है सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए अगर इस तरह से आपको जो है कोई कंपाउंड मिलता है लाइक दिस, वाट एवर इट में भी, ये सिंपल ओपन चेन स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी हो सकता है, वाट एवर इट में भी। तो अगर आपको जो है हर कार्बन जो है सिंगली बॉन्डेड दिखता है इस चेन के अंदर तो यहाँ पर हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर आपको कुछ इस तरह की कंडीशन दिखती है, फॉर एग्जांपल
वाट एवर इट में भी, कहीं भी ब्रांचेस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ जहाँ पर कार्बन सिंगली बॉन्डेड है आप उन कार्बन को sp3 हाइब्रिडाइज करिए। और ये देखिए आप ये दो कार्बन जिसको मैंने यहाँ पर जो बॉक्स के अंदर लिखा है दीज टू कार्बन्स आर डबली बॉन्डेड, तो यहाँ पे हम इसको sp2 हाइब्रिडाइज करेंगे। दीज टू कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज वाइल अदर कार्बन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज। इसी तरह से आप यहाँ पर जो है एक स्ट्रक्चर और कंसिडर कीजिए लाइक दिस। तो यहाँ पर भी आप देखिए ये दो कार्बन को मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ बॉक्स के अंदर, तो ये दोनों कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये ट्रिपली बॉन्डेड है। और बाकी के जो कार्बन आपको दिख रहे हैं सिंगली बॉन्डेड, दिस कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी के साथ ये चीज़ जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है उसमें हम फॉर एग्जांपल कार्बन को नंबर दे देते हैं लाइक वाइज 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज़ 7। तो हम यहाँ पे बहुत आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस नंबर का कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो हम बहुत इजीली जो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंसेस द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी इन द कंपाउंड। तो यहाँ पर जो है ये हाइब्रिडाइजेशन जो है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी इन द कंपाउंड को सजेस्ट करता है, डिसाइड करता है। कैसे होगा देखिए कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कंटेन्स मोर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कार्बन का, तो इसके अंदर जो है सिर्फ दो ऑर्बिटल्स हैं, एक s है और दूसरा p है। तो यहाँ पर जो है परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जो है ये क्या होगा, ये 50% होगा। परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जो है ये 50% होगा। तो ये क्या करेगा कि परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जो है यहाँ पे होने की वजह से सिंस दिस s ऑर्बिटल इज क्लोज टू न्यूक्लियस एंड हेंस द बॉन्ड फॉर्म इज शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। अगर आप sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के कार्बन को यूज़ करके कोई बॉन्ड अगर फॉर्म करते हो तो वो शॉर्टर भी होगा और स्ट्रॉन्गर भी होगा, क्योंकि इसके अंदर परसेंटेज s कैरेक्टर जो है ये सबसे हाईएस्ट है, दैट इज़ 50%। और इसकी वजह से क्या होगा कि ये s ऑर्बिटल जो है न्यूक्लियस से बहुत ही क्लोज होता है, इसलिए ये जो है स्ट्रॉन्गर और शॉर्टर बॉन्ड बनाएगा कंपेयर टू sp2 एंड sp3। तो आप देखिए sp2 के अंदर आपको परसेंटेज s कैरेक्टर मिलता है 33.33% और sp3 के अंदर आपको परसेंटेज s कैरेक्टर मिलता है 25%। तो ये तीन वैल्यू से जो है आप बहुत इजीली जो है ये चीज़ जो है समझ सकते हो कि सबसे हाईएस्ट परसेंटेज s कैरेक्टर आपको sp हाइब्रिडाइजेशन में मिलता है। तो यहाँ पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होगा ये सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ का होगा और सबसे स्ट्रॉन्गर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो है बहुत इजीली हाइब्रिडाइजेशन को जो है यूज़ कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी को डिसाइड करने के लिए। तो ये बात समझ लीजिए कि एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये सबसे स्ट्रॉन्गर होता है, देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन्स फॉलोड बाय sp sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो है आपको इस तरह से ये सीक्वेंस मिलेगा स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड का। तो ये जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, फिर उससे वीक ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और सबसे वीकेस्ट बॉन्ड जो होगा वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन को जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के अंदर जो है यूज़ कर सकते हैं। द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट्स द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द कार्बन जो है ये अफेक्ट होती है। ग्रेटर द s कैरेक्टर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द कार्बन इज़ ग्रेटर। आप जहाँ पर जो है परसेंटेज एच कैरेक्टर फिर यहाँ पर आता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अगर कोई कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है तो वो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा देन द अदर टू कार्बन्स। तो ये चीज़ जो ध्यान रखना है। तो परसेंटेज एच कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा वो कार्बन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो इस तरह से 10 कार्बन हैविंग 50% s कैरेक्टर इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन द अदर टू हाइब्रिडाइजेशंस। तो दिस रिलेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज रिफ्लेक्टेड इन सेवरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंसर्न। तो इसके ऊपर से हम जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो क्या है। तो लेट अस सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड
तो ध्यान रखिए, हमने इसके पहले जो है आपको बताया था कि सिग्मा और पाई दो टाइप के जो है बॉन्ड्स मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो है कैसे फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो पाई बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, हम इसको जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड के लिए आपको पी ऑर्बिटल्स चाहिए जो कि एक दूसरे के साथ जो है पैरेलल ओरिएंटेशन में हो। तो हमने इसके पहले आपको बताया था कि इस तरह से आप देखिए कि आपके पास जो है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन है। तो ये जो आप देख रहे हो कि ये एक कार्बन है, इसके साथ में जो है आपको दूसरे कार्बन का ओवरलैपिंग हम यहाँ पर शो कर रहे हैं लाइक दिस। तो यहाँ पर देखिए ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा क्योंकि ये जो है बिल्कुल सामने सामने जो है लीनियरली ओवरलैप हो रहा है। उसके बाद इसमें जो है दो ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे, दोनों कार्बन पर एक ऑर्बिटल यहाँ पर जो होगा ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल होगा लाइक दिस। और इसको हम जो शेडेड कर देते हैं कि दीज आर दी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो ये पैरेलल हैं, देखिए ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है। तो दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर। तो दो कार्बन जो आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो रहे हैं, वो दोनों कार्बन के पास में जो है पी ऑर्बिटल होना चाहिए और वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। और ये दोनों पी ऑर्बिटल जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल की जो है ट्रायंगुलर प्लेन आपको दिख रही है लाइक दिस। और इसी तरह से दूसरे वाले कार्बन की जो है ये ट्रायंगुलर प्लेन है। तो इस प्लेन के ऊपर जो है आपको इस तरह से परपेंडिकुलर ये ऑर्बिटल्स दिखेंगे लाइक दिस। और इसी तरह से यहाँ पर जो है आपको ये ऑर्बिटल जो है परपेंडिकुलर मिलेगा। तो ये परपेंडिकुलर होने के साथ साथ पैरेलल भी होना चाहिए। तो देखिए दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये साइड वाइज ओवरलैप होंगे। ये दोनों की ओवरलैपिंग जो है साइड वाइज होगी इस तरह से। और यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा तो इसके अंदर आपको पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा। जो ऑर्बिटल्स यहाँ पर एक दूसरे के साथ जो है साइड वाइज ओवरलैप होकर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रहे हैं। तो आप देखिए कि जो प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल है लाइक दिस। तो आप इसके अंदर देखिए कि फॉर एग्जांपल हम ईथीन मॉलिक्यूल जो है कंसिडर करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देखिए कि इस पूरे प्लेन के ऊपर यहाँ पे कार्बन, उसके बाद जो है आप देखोगे ये हाइड्रोजन्स हैं, इसी तरह से इधर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 ये 6 एटम्स, जिसमें से 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ये सब के सब जो है एक ही प्लेन पर है। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो है हमको यहाँ पर ये पी ऑर्बिटल मिलता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये मॉलिकुलर प्लेन के ऊपर जो है प्रेजेंट है। और इस तरह से ये जो बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है ये लीनियर ओवरलैप के ज़रिए से, एक्सियल ओवरलैप के ज़रिए से जो है फॉर्म हुआ है, जिसमें 2 कार्बन बिल्कुल सामने सामने अपने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को ओवरलैप करके ये बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। सो दिस बॉन्ड इज़ कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड। और जब आप यहाँ पर देखोगे कि ये 2 ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, जो पी ऑर्बिटल हैं, ये दोनों जो है साइड वाइज ओवरलैप होकर यहाँ पर जो एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, दैट बॉन्ड इज़ कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। तो जब आप मॉलिकुलर प्लेन देखोगे तो इस तरह से, तो इस मॉलिकुलर प्लेन के ऊपर और मॉलिकुलर प्लेन के नीचे इस तरह से आपको जो है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा। दिस इज़ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इट इज़ प्रेजेंट अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। और इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है हाईली इलेक्ट्रॉन रिच होता है। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स जो है इसके ऊपर जो आसानी के साथ जो है अटैक करते हैं। तो यहाँ पर जो है दिस रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रॉन्स बीइंग ईजिली अवेलेबल टू द अटैकिंग रिएजेंट्स। तो इसलिए यहाँ पर जो है बात ध्यान रखना है कि जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स अदर कंपाउंड्स के कंपैरिजन में जो है ज़्यादा इजीली रिएक्ट होते हैं, क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो है वीकर देन सिग्मा बॉन्ड होता है। आसानी के साथ किसी रिएजेंट के साथ जो है ब्रेक होकर ये जो उसके साथ जो है इजीली जो है रिएक्ट होगा। तो रिएक्टिविटी जो है डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो है पाई बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि अगर हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन कंसिडर करते हैं तो इसके अंदर जो रिएक्टिविटी के हिसाब से आप देखोगे तो अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। तो उसके अंदर देखोगे कि अल्कीन और अल्काइन दोनों के अंदर आपको पाई बॉन्ड्स मिलते हैं। तो ये पाई बॉन्ड जो है अल्कीन के अंदर अगर हम देखते हैं, जैसा
जैसा कि एग्जांपल हमने लिया इथीन या इथाइलिन मॉलिक्यूल, तो इसके अंदर जो है प्लेन के ऊपर और नीचे जो है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है प्रेजेंट होता है। तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है ईजिली अवेलेबल होते हैं फॉर द रिएक्शन। तो अटैकिंग स्पेसिस जो है इसके साथ में बहुत ईजिली जो है रिएक्ट होती है, और इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है हाईली इलेक्ट्रॉन रिच बनता है। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि पाई बॉन्ड प्रोवाइड्स द मोस्ट रिएक्टिव सेंटर्स इन द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। तो ये चीज़ जो हमको समझ में आती है। अब एक बात जो है मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी बुक के अंदर जो है एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 12.1, 12.2 एंड 12.3। तो इसको नोट कीजिए, प्रॉब्लम नंबर 12.1, 12.2 एंड 12.3। इसके अंदर जो है एक प्रॉब्लम जो दिया गया है, उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स शो किए गए हैं और क्वेश्चन पूछा है कि इसके अंदर जो है कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर जो है मैं आपको एक बात जो है सिंपल बता दूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल दिस वन, ये एक मॉलिक्यूल आपको दिया है, ये सब के सब जो है हाइड्रोजन आप कंसिडर कीजिए। तो दिस इज़ द सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ अल्केन। तो आपको ये देखना है कि इसके अंदर जो है कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि इसके अंदर सब के सब कार्बन जो है वो सिंगली बॉन्डेड है। तो ऑल द कार्बन्स आर सिंगली बॉन्डेड, सो नो पाई बॉन्ड इज़ प्रेजेंट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो आप देखिए कार्बन हाइड्रोजन भी ये सिग्मा बॉन्ड्स में काउंट होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हम कहेंगे कि इसमें 16 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अब एक बात जो है और मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर किसी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल दिस वन, एक मॉलिक्यूल आपके पास सपोज ये वाला है, और इसमें आपको पता करना है कि कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 पाई बॉन्ड, और बाकी सबको जो है आप काउंट कर लीजिए। लुक हियर 1 2, यहाँ पर एक 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक और यहाँ पे 11। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 11 सिग्मा बॉन्ड्स। तो इस तरह से जो है इस प्रॉब्लम के अंदर जो आपको ये मालूम करना है कि कंपाउंड जो दिया गया है उसके अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स हैं। फिर आगे के जो प्रॉब्लम्स है उसके अंदर आपको ये पता करना है कि जो कार्बन है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो आप जो है सिंपली कार्बन को नंबर दे दीजिए, फर्स्ट कार्बन जो है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, सेकंड की क्या है, थर्ड की क्या है, तो आप उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आप इसको देखिए, दिस इज़ कार्बन नंबर 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 4 3 एंड दिस इज़ 4। तो आप देखिए कार्बन नंबर 1 और 2 डबली बॉन्डेड है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और कार्बन नंबर 3 4 जो है सिंगली बॉन्डेड है, ये sp3 है। तो ये दो कार्बन जो है 1 2 जो है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे C1 एंड C2 आर sp2, और C3 एंड C4 आर sp3। तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर जो है एक बॉन्ड होता है सिग्मा और दो बॉन्ड्स होते हैं पाई। तो इस तरह से जो है आप बहुत इजीली ये प्रॉब्लम्स के अंदर जो है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, हम चलिए आगे चलते हैं, जिसके अंदर हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है स्टडी करेंगे। तो लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द लेक्चर, दैट इज structural representation of organic compounds। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है कौन कौन से टाइप के स्ट्रक्चर्स के अंदर जो रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखिए कि कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसी तरह से सेकंड जो होगा दैट इज द कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, और थर्ड जो होगा दैट इज द
बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो इसके अंदर जो है बहुत सारे टाइप के जो है मॉलिक्यूल्स को हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डैश स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला आर दी एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखते हैं हम वन बाय वन। तो लुईस स्ट्रक्चर कैन बी सिंप्लीफाइड बाय रिप्रेजेंटिंग द टू इलेक्ट्रॉन्स इन द कोवैलेंट बॉन्ड बाय अ डैश। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो लुईस स्ट्रक्चर हम लेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे लुईस स्ट्रक्चर, जिसको आप सिंपली डैश स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर जो है पार्ट ले रहे हैं, तो उसको हम जो है सिंगल डैश से इंडिकेट करेंगे लाइक दिस। तो फॉर एग्जांपल आपके पास में दो एटम्स हैं ए और बी, ये दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और एक जो है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो आप इन दोनों ए और बी के बीच में एक सिंगल डैश जो है यहाँ पर ज्वाइन करोगे, तो इस तरह से ये जो है आपको मिलेगा लुईस डैश स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर आप देखिए कि बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर आपको मल्टीपल बॉन्ड्स भी मिलते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आप सिंगल बॉन्ड शो कर रहे हो तो सिंगल बॉन्ड के लिए आप जो है सिंगल डैश लिखोगे। इफ़ यू आर शोइंग double bonds then it must be shown by double dash line, and if it is a triple bond then it must be shown by 3 dashes। तो इस तरह से सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को हम यहाँ पर जो है सिंगल डैश, डबल डैश और ट्रिपल डैश के ज़रिए से शो कर सकते हैं। अब इस लुईस डैश स्ट्रक्चर के अंदर जो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं हेट्रो एटम्स के ऊपर, तो ध्यान रखिए हेट्रो एटम हम किसको कह रहे हैं, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये जो है सिंपली हम यहाँ पर जो है हेट्रो एटम जो है कंसिडर करते हैं। फ्लोरीन की जगह आप जो है जनरली हैलोजन कंसिडर कीजिए, और इसी तरह से सल्फ़र, दीज आर कंसिडर्ड एज हेट्रो एटम। हेट्रो इसलिए करें कि दीज आर अदर देन कार्बन। तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हेट्रो एटम्स प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन्स या सल्फ़र, तो इसके ऊपर प्रेजेंट जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आप इसको शो भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम जो लेते हैं। पहली एग्जांपल हम लेते हैं इथेन मॉलिक्यूल। तो लुईस डैश स्ट्रक्चर में हम इसको जो है किस तरह से शो करेंगे, तो लेट अस सी इथेन मॉलिक्यूल, जिसको हम C2H6 से लिखेंगे, शो करेंगे। तो आप देखिए इसके अंदर जो है 2 कार्बन्स हैं, आप इसको जो इस तरह से सिंगली बॉन्डेड अटैच कर दीजिए, दीज आर दी 2 कार्बन्स। आप देखिए बाकी की 3 वैलेंसी को आप जो 3 डैश जो शो कीजिए और इन सब को हाइड्रोजन के साथ में अटैच कर दीजिए। सो दिस इज़ द डैश फार्मूला, लुईस डैश फार्मूला फॉर इथेन मॉलिक्यूल। इसी तरह से अगर आप इथीन देखोगे तो C2H4 मॉलिक्यूल, तो इसके अंदर आप देखिए 2 कार्बन इसमें डबली बॉन्डेड है। उसके बाद जो कार्बन की जो 2 वैलेंसीज बचती है उसको आप हाइड्रोजन के साथ में फुलफिल कर दीजिए। तो हियर डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन इज शोन बाय डबल डैश। इसी तरह से आप जो है इथाइन मॉलिक्यूल लीजिए C2H2, तो इसके अंदर आप देखिए 2 कार्बन है ट्रिपली बॉन्डेड हैं, फिर एक वैलेंसी जो 2 बचती है दोनों तरफ उसको आप हाइड्रोजन से जो है कंप्लीट कर दीजिए। इसी तरह से आप देखिए मिथेनॉल मॉलिक्यूल को हम यहाँ पर लुईस डैश स्ट्रक्चर में किस तरह से शो करेंगे। तो लेट अस सी द फार्मूला फॉर इथेनॉल इज C2H5OH, दिस इज इथेनॉल। अब इथेनॉल को शो करने के लिए आप देखिए कि आपके पास 2 कार्बन है, तो सबसे पहले आप ये 2 कार्बन को सिंगली बॉन्डेड जो है शो कीजिए। उसके बाद दोनों कार्बन के ऊपर जो है इस तरह से आप जो है 3 वैलेंसी बनाइए। पहले कार्बन के ऊपर आप जो है 3 हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए, दूसरे कार्बन के ऊपर आप जो है 2 हाइड्रोजन और उसके बाद एक ऑक्सीजन, और फिर ये OH जो है आप इस तरह से शो करोगे और इस ऑक्सीजन के ऊपर आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हो। इस तरह से लिखो, या फिर आप जो है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हटा कर जो इसको डायरेक्ट जो है शो कर सकते हो। तो इस तरह से ये इथेनॉल मॉलिक्यूल हुआ। सिमिलरली आप अगर मीथेनॉल लिखते हो तो ये मॉलिक्यूल हो गया CH3OH। तो आप देखिए ये सिंगल कार्बन है, उसकी 4 वैलेंसीज को हम यहाँ पर जो है 3 हाइड्रोजन से और एक OH के साथ जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए ऑक्सीजन के ऊपर जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जो है शो भी कर सकते हो,
नहीं भी शो कर सकते हो। तो दीज ऑल आर दी कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम सिंपली लुईस स्ट्रक्चर या लुईस डैश स्ट्रक्चर से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। These structural formulas can be further abbreviated by omitting some or all dashes representing the covalent bonds and by indicating the number of identical groups attached to an atom by subscript। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये डैशेस को सब के सब या उनमें से कुछ जो है डैशेस को आप जो है ख़त्म कर दीजिए। तो इसके ज़रिए से आपको जो है कुछ टाइप का जो है फार्मूला मिलेगा। दैट फार्मूला इज़ कॉल्ड एज कंडेंस्ड फार्मूला। अब इस कंडेंस्ड फार्मूला के अंदर देखिए हम किस तरह से इसको जो है शो करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं, एग्जांपल ये वाला, ओके, दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ ईथेन। अब इस इथेन मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, इनमें से सारे बॉन्ड्स को हम जो ख़त्म कर देंगे। तो आप देखिए ये कार्बन, इसके साथ में 3 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन, चूँकि ये आइडेंटिकल जो है 3 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पर जो है सबस्क्रिप्ट में जो है 3 लिखेंगे, तो ये CH3 हो गया। उसका दूसरा भी देखो CH3 कंडीशन है, तो उसको यहाँ पर इसके आगे लिख देंगे CH3। तो दिस ईथेन इन कंडेंस्ड फार्मूला कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय CH3। ये जो है ईथेन है। इसी तरह से आप देखिए कि हमारे पास जो ईथीन मॉलिक्यूल है, जिसको हम इस तरह से शो कर रहे हैं लाइक दिस। तो आप देखिए यहाँ पर जो है एक यूनिट है CH2, ये दूसरी यूनिट है CH2, मतलब 2 CH2 यूनिट जो है डबली बॉन्डेड है। तो यहाँ पर हम जो है डबल बॉन्ड को ओमिट नहीं करेंगे, यहाँ पे आप उसको शो करोगे इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2 लाइक दिस। इसी तरह से जो है अल्काइन मॉलिक्यूल अगर आप देखते हो, जिसमें एसिटिलीन हम लेते हैं, तो एसिटिलीन को देखिए हम इस तरह से शो करते हैं लाइक दिस। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, ये 2 बॉन्ड्स को जो है आप ओमिट कर दीजिए, तो हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ऑल दीज आर नथिंग बट द कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से जो है ये कंडेंस्ड फार्मूला हुआ। अब आगे देखिए कि कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारी यूनिट जो है रिपीटिंग होती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम जो है कंडेंस फार्मूले में किस तरह से शो करेंगे। तो लेट अस सी दिस मॉलिक्यूल। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें टोटल 8 कार्बन्स कंसीडर मैं करता हूँ। लुक हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबके साथ में मैं यहाँ पर जो है हाइड्रोजन अटैच करता हूँ। तो ये आपके पास में जो है एक लुईस डैश स्ट्रक्चर हुआ। ये कंप्लीट फार्मूला है। ध्यान रखिए कि किस तरह से हम जो है फार्मूला को जो है अलग अलग रिप्रेजेंटेशन में शो कर रहे हैं। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर जो है बहुत आसानी के साथ में समझ में आ जाएगी। तो लेट अस सी 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है यहाँ पर जो है कार्बन्स हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको कंडेंस करते हैं पहले। तो देखिए ये CH3 है, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ। फिर उसके बाद देखिए ये CH2 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे CH2। फिर देखिए CH2, वापस CH2, अगेन CH2 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 और फिर CH3। तो ये एक हो गया कंडेंस फार्मूला। अब इसमें और भी आप इसको जो है कंडेंस कर सकते हो। कैसे होगा देखिए 1 2 3 4 5 6 इस मॉलिक्यूल के अंदर 6 टाइम्स CH2 आया है और दोनों टर्मिनस पर आपको जो है CH3 मिलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे CH3, उसके बाद लिखेंगे CH2 6 टाइम्स और फिर लिख देंगे CH3। तो इस तरह से जो है इस मॉलिक्यूल को, जो कि ऑक्टेन मॉलिक्यूल है, इसको हम जो है एक कंडेंस फार्मूला इस तरह से लिखेंगे और एक कंडेंस फार्मूला इस तरह से लिखेंगे कि आप देख रहे हो कि CH2 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 ये जो है 6 टाइम्स आया है। तो हमने उसको शॉर्ट करके पैरेंथेसिस में उसको लिखा और उसके साथ में हमने सबस्क्रिप्ट लगाया 6। तो इस तरह से ये हो गया CH3 CH2 6 टाइम्स CH3। तो इस मॉलिक्यूल को एक कंडेंस फॉर्म में इस तरह से लिखोगे और दूसरे कंडेंस फॉर्म में आप इसको इस तरह से लिखोगे। तो ये चीज़ जो है बहुत आसानी के साथ हम जो इन मॉलिक्यूल के अंदर शो कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि द मॉलिक्यूल्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड इन द फार्मूला इन विच only carbon is shows and other
एटम्स और ग्रुप्स आर नॉट शोन। यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन्स को तो हम इसमें जो है ओमिट कर देते हैं और कार्बन को जो हम इसमें शो करते हैं। तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जो है क्या होगा कि कार्बन कार्बन की जो बॉन्डिंग होगी उसको हम जो है एक लाइन से जो इंडिकेट करते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड एज बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो इसके अंदर क्या होगा कि दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन्स आर नॉट शोन एंड द लाइन रिप्रेजेंटिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स आर ड्रॉन इन अ जिगजैग फैशन। तो वो जो लाइंस होती है वो जिगजैग फैशन में हम जो शो करेंगे। अब इसके अंदर एक बात जो खास तौर से ध्यान रखिए कि जो हेट्रो एटम्स होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, इसको हम जो स्पेसिफिकली जो है शो करते हैं, इसको हम ओमिट नहीं करेंगे, इसको हमको शो करना पड़ेगा क्योंकि ये हेट्रो एटम्स होते हैं। हमारे पास ऑप्शनल सिर्फ क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन हम इसको ओमिट कर देंगे, बाकी अदर एटम जो है वो मॉलिक्यूल के अंदर हम वैसे ही शो करेंगे जैसे हम अदर फार्मूला के अंदर इसको शो करते हैं। तो इसमें जो है ध्यान रखिए कि जो जिगजैग लाइन होती है उसके टर्मिनल्स पर जो एटम्स होते हैं वो CH3 कार्बन होता है टर्मिनल के ऊपर, और उसके अलावा फिर जो है बीच में जैसे भी आपको जो है बॉन्डिंग मिलेगी उसके हिसाब से आप उसको CH2 और CH या सिंपली C जो है इंडिकेट करोगे। तो देखते हैं हम यहाँ पर जो है कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसको हम बॉन्ड लाइन फार्मूला कहेंगे। तो लेट अस सी तीसरी टाइप जो हम यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला के अंदर देखिए क्या होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो है प्रोपेन का जो है शो करने जा रहे हैं। तो लुक हियर, इस मॉलिक्यूल को हम जो है किस तरह से शो करेंगे, ये हमारे पास जो है बॉन्ड लाइन फार्मूला है। तो आप देखिए 1 2 3 3 कार्बन्स हैं, तो हम उसको जो है 1 2 3 देखिए 3 कार्बन है। तो ये जो टर्मिनल आपको दिख रहा है ये दोनों टर्मिनल जो है क्या है, दीज आर दी CH3 ग्रुप्स, और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज़ CH2 ग्रुप। तो आप देखिए ये हो गया CH3, ये हुआ CH2, ये CH3। तो हम इस तरह से ये प्रोपेन मॉलिक्यूल को इस तरह से शो करेंगे। चलिए और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। तो देखिए लुक हियर CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन्स प्रेजेंट है। आप इसको पहले जिगजैग मैनर में अरेंज कीजिए। तो देखिए 1 2 3 4, और आप देखिए कि इधर से 1 2 सेकंड पोजीशन पर एक ब्रांच है, तो हम उसको इस तरह से शो करेंगे। तो अब आप देखिए ये टर्मिनल 1 2 और 3, ये तीनों टर्मिनल क्या हुए CH3, और ये वाला टर्मिनल क्या है CH2, और ये वाला जो टर्मिनल नहीं, ये बीच का जो एटम है ये CH2 है, और ये वाला है CH। तो आप देख रहे हो ये CH2 यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है और ये CH आपको यहाँ दिख रहा है। और इस तरह से देखिए 1 2 3 1 2 3, ये 3 मिथिल ग्रुप्स हैं। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ हम इन मॉलिक्यूल्स को जो है शो कर सकते हैं। ओके, चलिए अभी एक एग्जांपल हम लेते हैं 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो इस बॉन्ड लाइन फार्मूला के अंदर हमने ना तो कार्बन शो किया ना हाइड्रोजन शो किया। अब देखिए 2 ब्रोमोब्यूटेन फार्मूला है CH3 CH Br CH2 CH3। अब देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है, हम इस तरह से शो करेंगे। लुक हियर 1 2 3 4। अब उसके बाद देखिए ये सेकंड कार्बन पर जो है ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो आपको यहाँ पर ये हेट्रो एटम है ब्रोमीन आपको शो करना पड़ेगा, इसको आप ओमिट नहीं करोगे। तो अब देखिए यहाँ पर 1 और ये 2, ये दोनों टर्मिनल जो है ये CH3 है। तो लुक हियर 1 2, ये CH3 है। उसके बाद ये वाला जो कार्बन है ये CH2 है, तो देखिए आपको CH2 दिख रहा है, और ये वाला कार्बन जो है वो CH है, तो इसमें देखिए आपको CH दिख रहा है। तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ आप इसको जो है शो कर सकते हो। चलिए कुछ साइक्लिक मॉलिक्यूल्स हैं, उन साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर हम जो किस तरह से बॉन्ड लाइन फार्मूला जो है यूज़ करेंगे। तो लुक हियर एक मॉलिक्यूल हमारे पास जो है इस तरह से है, 3 CH2 ग्रुप जो इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में अटैच्ड हैं। तो हम इस मॉलिक्यूल को इस तरह से शो करेंगे एक ट्रायंगल के ज़रिए से। इसी तरह से आप देखिए ये वाला मॉलिक्यूल आपके पास में है लाइक दिस। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन्स हैं, तो आप इसको इस तरह से शो करोगे। ओके, इसी तरह से आप देखिए कि ये मॉलिक्यूल है CH2 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 CHCl, इस तरह से। तो इस मॉलिक्यूल को आप जब शो करोगे तो एक हेक्सागोनल रिंग बनाओगे,
और इस कार्बन के ऊपर देखिए क्लोरीन है, तो आप इसको इस तरह से एक डैश से इसके साथ जो है अटैच कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बॉन्ड लाइन फार्मूला के ज़रिए से शो कर सकते हो। और जनरली यही बॉन्ड लाइन फार्मूला हमारे लिए केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो हेल्पफुल होता है कि हम एक एक एटम्स को ना शो करते हुए हम इस तरह से शॉर्ट में जो है उस स्ट्रक्चर को जो है लिख सकते हैं। तो इसमें हमारा जो है टाइम भी जो है बचता है और हम जो है रिएक्शन लिखने में हमारे लिए कोई तरह की भी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होती है। तो सो दीज आर अबाउट द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आपकी बुक में देखिए प्रॉब्लम नंबर 12.4, 12.5 एंड 12.6 दिया हुआ है। 12.4, 12.5 एंड 12.6 आप ये प्रॉब्लम अपनी बुक के अंदर देखिए। उसके अंदर जो है इसी टाइप के जो स्ट्रक्चर जो है दिए हुए हैं। कहीं कहीं पर आपको जो है बॉन्ड लाइन फार्मूला दिया हुआ है, उसको ओपन करके आपको जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखना है। कहीं कहीं पर आपको जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर दिया उसका बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखना है, या कंडेंस फार्मूला लिखना है, या कंडेंस फार्मूला दिया हुआ उसका जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखना है। तो ये चीज़ जो है आप आसानी के साथ समझ सकते हो। अब देखिए ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है ये CH2 ग्रुप है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी जितनी भी फोल्डिंग्स दिख रही है वहाँ पर CH2 ग्रुप है, और जहाँ पर एक आध कोई और ब्रांच आती है तो वो CH ग्रुप है, और दो अगर आती है तो वहाँ पर जो सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन आप हटा दीजिए, एक क्लोरीन और अटैच कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए आपको 2 क्लोरीन दिखेगा, तो ये सिर्फ एक जो है सिंगल कार्बन प्रेजेंट है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Now we'll proceed to the next topic, that is the three-dimensional representation of organic molecules. So let us see. Three-dimensional representation of ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब तक के जो हमने रिप्रेजेंटेशन डिस्कस किया, जैसे कि कंप्लीट फार्मूला जिसको हम लुईस डैश स्ट्रक्चर कह रहे हैं, या फिर कंडेंस फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला, वो सब के सब 2 डायमेंशनल थे। अब हम देखते हैं कि यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम जो है 3 डायमेंशन में जो है किस तरह से अज्यूम करेंगे। तो इसके अंदर देखिए कि आप जो है जो कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द कार्बन, इसके अंदर जो टेट्रा वैलेंसी है, तो आप इसके अंदर क्या कीजिए कि मॉलिक्यूल के अंदर जो है एक प्लेन कंसिडर कीजिए, इमेजिनरी प्लेन। तो इमेजिनरी प्लेन के ऊपर जो 2 बॉन्ड्स आते हैं, आप उस बॉन्ड को जो इस तरह से सिंपल नॉर्मल लाइन से जो इंडिकेट करोगे, लाइक दिस। तो ये 2 बॉन्ड जो आपको नज़र आ रहे हैं, नॉर्मल लाइंस, इसको आप कंसिडर करोगे इन प्लेन, या आप इसको लिखिए ऑन द प्लेन। ये प्लेन पर जो है बॉन्ड्स प्रेजेंट है। आप मॉलिक्यूल के अंदर एक इमेजिनरी प्लेन कंसिडर कीजिए। से फॉर एग्जांपल ये जो बोर्ड है, इसकी प्लेन को ही आप जो है कंसिडर कीजिए मॉलिकुलर प्लेन। तो कार्बन की 2 वैलेंसी को हमने यहाँ पर जो है नॉर्मल लाइन से इंडिकेट किया है, तो ये प्लेन लाइन हो गई। अब उसके बाद जो है एक आउट ऑफ प्लेन जो है यहाँ पर जो है 2 बॉन्ड्स हम शो करेंगे, जिसमें एक बॉन्ड जो है ये नियर टू द ऑब्जर्वर, मतलब ये आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो अगर मॉलिक्यूल को, तो ये आपकी तरफ प्रोजेक्ट करेगा। तो हम वहाँ पर जो उसको इस तरह से थिक लाइन से इंडिकेट करेंगे, लाइक दिस। ये जो थिक लाइन है, आप इसको जो है सॉलिड लाइन कहोगे, दिस वन। दिस लाइन इज कॉल्ड एज सॉलिड लाइन। तो ये जो है नियर टू ऑब्जर्वर, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो इसलिए ये आपकी तरफ है। उसके बाद एक होगा डैश्ड वेज लाइन, यानी इस तरह से, दिस इज डैश्ड वेज लाइन। तो इसमें ध्यान रखिए कि इस डैश्ड वेज लाइन के अंदर जो ब्रॉडर एंड है वो ऑब्जर्वर की तरफ होगा, और जो शॉर्टर एज है जो वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा। तो ये डॉटेड लाइन से जो हमने यहाँ पर जो बॉन्ड को शो किया है, ये होगा
अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि आप इस बोर्ड को जो है मॉलिकुलर प्लेन कंसिडर कर रहे हो, तो ये दो बॉन्ड्स को हमने जो है प्लेन पर लिखा नॉर्मल लाइन से। ये वाला बॉन्ड जो है इस तरह से जो है प्रोजेक्ट कर रहा है लाइक दिस, ये आपकी तरफ आ रहा है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये बोर्ड के पीछे है, बोर्ड के पीछे हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको इस तरह से जो है डॉटेड डैश्ड वेज लाइन के साथ में हमने इसको इंडिकेट किया, और उसका जो ब्रॉडर एंड जो होगा ये ऑब्जर्वर की तरफ होगा, और जो उसका बारीक वाला जो हिस्सा है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा। तो फॉर एग्जांपल हम इसको जो है मीथेन मॉलिक्यूल कंसिडर करें, तो आप यहाँ पर सब जो है हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। तो दिस इज़ द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। तो आप देखिए इसको मैं मॉडल के ज़रिए से आपको बताता हूँ, बहुत इजीली आप इसको समझोगे। लेट अस सी, दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। ये सेंट्रल कार्बन है और ये 4 हाइड्रोजन इसके साथ में आप जो अज्यूम कीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए ये मॉलिकुलर प्लेन कंसिडर कर लो इस तरह से, दिस इज़ द मॉलिकुलर प्लेन। तो आप देखिए ये दो बॉन्ड जो मैंने होल्ड किया हुआ है ये दोनों जो है प्लेन के ऊपर प्रेजेंट है, जो यहाँ पर मैंने नॉर्मल लाइन से इंडिकेट किया है। अब ये वाली लाइन जो देखिए ये जो बॉन्ड है ये आपकी तरफ आ रहा है, इट इज़ नियर टू द ऑब्जर्वर, इसलिए हमने यहाँ पर जो इसको थिक लाइन से, जिसको हम सॉलिड लाइन कह रहे हैं। और ये वाला बॉन्ड जो है ये पीछे की तरफ जा रहा है। अगर ये प्लेन को आप जो कंटिन्यूअस कर लो इस तरह से, तो ये बॉन्ड आपको दिख नहीं रहा है, ये बोर्ड के पीछे गया है, प्लेन के पीछे है। तो आप इसको जो है डॉटेड लाइन से, जिसको हम डैश्ड वेज लाइन जो है कंसिडर करेंगे। तो इस तरह से सॉलिड एंड डैश्ड वेज फार्मूला से जो है आप ये पहले टाइप का जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है शो कर सकते हो। तो ये जो है बहुत सिंपल होता है। तो 2 डायमेंशनल ब्लैक बोर्ड पर या 2 डायमेंशनल पेपर शीट पर अगर आपको ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जो है 3 डायमेंशन में शो करना है, तो ये 3 पैटर्न आपको जो है यूज़ करना है। तो प्लेन के ऊपर, तो यहाँ ध्यान रखिए कि कार्बन की जो 4 वैलेंसीज होती है, इनमें से 2 वैलेंसीज को आप जो है यहाँ पर प्लेन पर कंसीडर कीजिए, तो ऑटोमेटिकली जो है 2 वैलेंस जो होगी, एक नियर टू द ऑब्जर्वर होगी और एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगी। या आप इसी को जो है इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर कंसीडर करते हो लाइक दिस, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसीडर करते हो तो देखिए 2 बॉन्ड जो है यहाँ पर प्लेन पर आ रहा है और ये जो है अबव द प्लेन है। तो अबव द प्लेन को हम यहाँ पर इस सॉलिड लाइन से इंडिकेट करेंगे और बिलो द प्लेन को जो है हम यहाँ पर डैश्ड वेज लाइन के साथ में शो करेंगे। तो इस तरह से डॉटेड लाइन डैश्ड वेज फार्मूला के ज़रिए से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 डायमेंशन में शो कर सकते हो और उसको जो है ब्लैक बोर्ड पर या 2 डायमेंशनल पेपर शीट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा भी आप देखिए कि और भी जो है कई तरह के जो है फार्मूले होते हैं जिसको आप जो है 3 डायमेंशन में जो है शो कर सकते हो। तो देखिए क्या होगा, एक स्ट्रक्चर देखिए 3 डायमेंशन में होगा जिसको हम नाम देंगे फ्रेमवर्क मॉडल। फ्रेमवर्क मॉडल या फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर आप जो है इसको कह सकते हो। तो इसके अंदर क्या करते हैं, कुछ भी एटम कार्बन या हाइड्रोजन हम शो नहीं करते हैं। तो यही वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो कि ये फ्रेमवर्क मॉडल है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कीजिए कार्बन। तो ये कार्बन के जो है स्ट्रक्चर को हम जो इस तरह से शो करेंगे 3 डायमेंशन में लाइक दिस। तो ये हो गया कार्बन। कहीं भी आप जो है इसको डिस्टिंग्विश नहीं करोगे कि ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, बस आपको इस तरह से देखना है कि ये जो है फ्रेमवर्क मॉडल है और इसी के साथ में जो है ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा यहाँ पर लाइक दिस। तो ये आपके सामने जो है मॉडल बनता है, दिस इज़ द फ्रेमवर्क मॉडल। तो ये जो है स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ फ्रेमवर्क मॉडल फॉर द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप इसको एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए, ये मीथेन की है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है 3 साइड में हाइड्रोजन है और यहाँ सेंटर में जो है कार्बन प्रेजेंट है। तो ये अज्यूम कीजिए यहाँ पर जो आपको कार्बन हाइड्रोजन कुछ भी शो नहीं करना है, बस इस तरह से आपको जो है 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाना है। सो दिस इज़ फ्रेमवर्क मॉडल। चलिए दूसरा जो मॉडल होगा दैट इज़ बॉल एंड स्टिक मॉडल। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं, जैसे मान फॉर एग्जांपल आप मीथेन कंसिडर करते हो तो इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, आप कार्बन और हाइड्रोजन को जो है बॉल से शो करोगे और उन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग होगी उसको आप जो है स्टिक से शो करोगे। तो देखिए कैसा दिखेगा वो आपको। देखिए ये एक बॉल जो है, आप इसको जो है कार्बन कंसिडर कीजिए और ये बॉल जो है आप इसको हाइड्रोजन कंसिडर कीजिए और इसके साथ में जो है आप एक स्टिक लगा दीजिए। तो ये हो जाता है स्टिक एंड बॉल मॉडल फॉर मीथेन मॉलिक्यूल। तो ये देखिए इस तरह से
हाइड्रोजन जो है स्मॉलर साइज़ का रहेगा और कार्बन इसमें लार्जर साइज़ का रहेगा, और उसकी जो है बॉन्डिंग आप जो इस तरह से स्टिक से शो करोगे। तो दिस इज़ स्टिक एंड बॉन्ड मॉडल। देखिए कैसा नज़र आएगा, आप इसको जो है बहुत आसानी से समझ सकते हो। लुक हियर, ये आपके पास में सेंट्रल कार्बन है, ये ब्लैक कलर का यूनिट मैंने यहाँ होल्ड किया हुआ है, ये कार्बन है, और ये येलो कलर का जो यूनिट है स्फीयर, ये बॉल जो है ये हाइड्रोजन का है। और इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम इस तरह से एक स्टिक जो है यूज़ करेंगे। तो आप देखिए इसके साथ में मैं इसको अटैच कर रहा हूँ और फिर ये अटैच हो गए। तो देखिए ये कार्बन हाइड्रोजन, तो ये पहली जो है बॉन्डिंग आपको यहाँ पर दिखती है। ओके, उसके बाद जो ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन्स मेरे पास में है और भी, तो आप यहाँ पर जाइए 4 हाइड्रोजन्स को इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए। तो ये स्टिक एंड बॉल मॉडल आपको मिलता है मीथेन मॉलिक्यूल का। देखिए एकदम एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर जो आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। तो बहुत आसानी के साथ जो है आप स्टिक एंड बॉल मॉडल के ज़रिए से इसको शो कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पर इसको और करीब कर रहा हूँ, इसको रोटेट करके भी बता रहा हूँ ताकि आप जो है समझ सको कि इसका शेप और ज्योमेट्री जो है बिल्कुल प्रॉपर आपको नज़र आती है। तो ये सेंट्रल यूनिट जो ब्लैक कलर का है इसको आप कार्बन कंसिडर कीजिए, येलो कलर की जो यूनिट है ये हाइड्रोजन कंसिडर कीजिए। तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलता है, दिस इज़ बॉल एंड स्टिक मॉडल। उसके बाद एक और मॉडल होता है दैट इज़ कॉल्ड एज स्पेस फिलिंग मॉडल। थर्ड जो है स्पेस फिलिंग मॉडल, इसके अंदर जो है बाकायदा आप जो है साइज़ ऑफ एटम को जो है कंसिडर करोगे और एटॉमिक साइज़ के हिसाब से आप जो है यहाँ पर उसकी जो है स्पेस डिसाइड करोगे। तो देखिए फॉर एग्जांपल ये आपके पास में जो है कार्बन है, इसके साथ में आप जो है हाइड्रोजन अटैच करोगे। तो एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आकर अटैच होगा, इस तरह से पूरी स्पेस जो है स्फीयर की नज़र आएगी। एक हाइड्रोजन जो है आपको यहाँ पर मिलेगा इस तरह से, एक हाइड्रोजन जो है आपको यहाँ मिलेगा लाइक दिस, और एक हाइड्रोजन जो है आपको यहाँ मिलेगा इस तरह से। तो आप जो है बहुत आसानी के साथ जो ये स्पेस फिलिंग मॉडल जो है शो कर सकते हो। मैं यहाँ पर जो शेडेड एटम जो बता रहा हूँ ये हाइड्रोजन्स हैं, ये इसको मैं अधूरा बता रहा हूँ क्योंकि ये पीछे की तरफ है, इसलिए आप ये मत सोचो कि इसको ऐसा क्यों बताया गया। तो इस तरह से देखिए ये CH4 का स्ट्रक्चर है, दिस इज सेंट्रल कार्बन एंड दीज आर हाइड्रोजन्स। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होगा स्पेस फिलिंग मॉडल। तो इसके अंदर जो है बाकायदा आपको जो है मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं उसकी साइज़ को जो है आप कंसिडर करके उसके हिसाब से जो है मॉडल को जो है शो कर सकते हो। सो दिस इज़ अबाउट द 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, जिसमें हमने फ्रेमवर्क मॉडल, बॉल एंड स्टिक मॉडल और स्पेस फिलिंग मॉडल कंसिडर किया। और ये बात जो ध्यान रखना है कि आप जो अपने पेपर के अंदर या ब्लैक बोर्ड पर जो मॉडल स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करोगे वो सॉलिड लाइन डैश्ड वेज फार्मूला यूज़ करोगे, जिसके अंदर फिर से मैं आपको बता दूं कि कार्बन की 4 वैलेंसी में से 2 वैलेंसी को आप जो है ऑन द प्लेन कंसिडर करना है, एक वैलेंसी को आप जो है नियर टू ऑब्जर्वर इस तरह से सॉलिड लाइन से शो करोगे, और एक वैलेंसी जो है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर आप इस तरह से जो है डैश्ड वेज लाइन के साथ में शो करोगे। तो 3 टाइप की लाइंस हम यहाँ पर मॉलिक्यूल के रिप्रेजेंटेशन में शो करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ये जो है पहला लेक्चर जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है स्टडी किया है। कल हम जो है अगला लेक्चर जो लेंगे दैट इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है कौन कौन सी बेसिस पर जो है क्लासीफाई किया है वो पूरी डिटेल स्टडी हम जो है कल के लेक्चर में लेंगे। ओके।